सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन पर्वत निर्माण के सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसमें आज अपन जोली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। जोली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत। जोली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किया। उनका सिद्धांत रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, तापीय चक्र सिद्धांत तथा पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि नाम से जाना जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि जोली का सिद्धांत है, ये रेडियो एक्टिवता सिद्धांत तो ही है, इसके साथ साथ में तापीय चक्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि नाम से जाना जाता है। जोली ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि महाद्वीपीय भाग हल्के पदार्थों अर्थात सियाल के बने हैं, जिसका घनत्व 2.67 है। महासागरीय तली का निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है अर्थात सीमा से हुआ है, जिसका घनत्व 3 है। इस तरह क्रस्ट सियाल तथा अर्धस्तर सीमा का बना हुआ है। तो क्रस्ट है वो सियाल का बना हुआ है तथा अर्धस्तर सबस्ट्रेटम है वो सीमा का बना हुआ है। सियाल का विस्तार महाद्वीपों के तली के नीचे प्राय नहीं पाया जाता है। तो सियाल का विस्तार है वो महासागरों की तली के नीचे प्राय नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं तथा इसके विघटन तथा वियोजन से ऊष्मा नियमित रूप से निकलती है। इन पदार्थों का वितरण असमान है, समान रूप से नहीं पाया जाता है। महाद्वीपीय भागों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं तथा महासागरों की तली के नीचे अर्ध स्तर में इसकी कमी पाई जाती है। महाद्वीपों के ऊपरी भाग में सियाल में विकिरण द्वारा ताप का ह्रास होता रहता है तथा रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्पन्न ताप के होते हुए भी ताप का संचय नहीं हो पाता है। तो ऊपर वाला भाग है महाद्वीपीय भाग है, उसमें विकिरण द्वारा ताप का ह्रास होता रहता है। अतः रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक होते हैं, ताप भी अधिक उत्पन्न होता है, लेकिन ताप का संचय नहीं हो पाता है। सियाल परत के निचले भाग में ताप का संचय 1050 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सीमा अर्ध स्तर से सियाल में ताप का चालन नहीं हो पाता है। इस आधार पर अर्ध स्तर सीमा के ऊपरी भाग का तापक्रम भी 1050 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सागरों की तली के नीचे स्थित सीमा के ऊपरी भाग में तापमान का संचय द्वारा सागरीय जल में ह्रास होता जाता है, परंतु सीमा में गहराई पर जाने पर इसका तापमान का संचय होता रहता है, जिस कारण ताप प्रवणता बढ़ती जाती है। इस भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्पन्न ताप के ऊष्मा के कारण तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि अर्ध स्तर सीमा है कि बेसाल्ट चट्टानें अपने गलनांक पर पहुंच जाती है। तो अर्ध स्तर के नीचे वाले भाग में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि अर्ध सीमा है कि बेसाल्ट अपने गलनांक पर पहुंच जाती है। सीमा की निचली परत से ऊपरी परत में तापमान का चालन नहीं होता है। बेसाल्ट का गलनांक होता है वो 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि अर्ध स्तर के ऊपरी भाग में बेसाल्ट का वास्तविक तापक्रम होता है वो 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम है। ये तापमान कहाँ से आएगा? ये तापमान जब बढ़कर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो बेसाल्ट अपने गलनांक पर आ जाएगी, परंतु ये अब भी ठोस अवस्था में रहेगी, क्योंकि गलनांक की गुप्त ऊष्मा होती है ये प्रदान की जाती है। गलनांक की गुप्त ऊष्मा है ये प्रदान की जाती है, तो अर्ध स्तर पिघल जाएगा। जोली ने गणितीय परिकलन के आधार पर यह बताया कि उपरोक्त तापमान की प्राप्ति तथा संचय के लिए 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष का समय लगेगा। यह आवश्यक होता है तापमान के अत्यधिक इकट्ठे होने में, संचय होने के लिए 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष का समय आवश्यक होता है। इस अवधि में जब अर्ध स्तर पिघल जाता है तो पृथ्वी के संचय से निम्नलिखित अवस्थाओं हो जाती है। तो दो प्रकार की अवस्था हो जाती है। पहला है सागरीय अतिक्रमण काल। सागरीय अतिक्रमण काल में क्या होता है? सर्वप्रथम अर्ध स्तर के पिघल जाने से सीमा में विस्तार होने से ग्लोब के व्यास में विस्तार होता है। तो पहला है सर्वप्रथम अर्ध स्तर के पिघल जाने से सीमा में विस्तार होने से ग्लोब के व्यास में विस्तार होता है। दूसरा, महाद्वीपीय खंड पृथ्वी के केंद्र से ऊपर उठ जाता है। तीसरा,
पिघल जाने के कारण सीमा का घनत्व कम हो जाता है, जिस कारण सियाल के हल्के भाग उसमें डूबने लगते हैं। चौथा, महाद्वीपीय खंड के सीमा में डूब जाने के कारण महासागरीय जल का महाद्वीपीय किनारों पर अतिक्रमण होने लगता है। तो महाद्वीपीय जो खंड है उसके सीमा में डूब जाने के कारण से महासागरीय जल का महाद्वीपीय किनारों पर अतिक्रमण होने लगता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, महाद्वीपीय भागों का आसपास के किनारे हैं वो उन पर जल का अतिक्रमण होने लगता है, सागरों का अतिक्रमण होने लगता है। पांचवा है, इससे जलमग्न महाद्वीपीय भागों पर तलछटीय निक्षेप होने लगता है, इस कारण से भूसनती का निर्माण हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है पांचवी चीज़, इसमें जलमग्न भाग होता है, महाद्वीपीय भागों पर तलछटीय निक्षेप होने लगता है, इससे भूसनती का निर्माण हो जाता है। छठा, महासागरीय तली में तनाव की स्थिति पैदा हो जाने से फटन दरारें पड़ जाती है, जिससे महासागरीय जो द्वीप है उनका निर्माण हो जाता है। ये तो सागरीय अतिक्रमण काल था। दूसरा है सागरीय निवर्तन काल। अर्ध स्थल के पिघल जाने पर महाद्वीपीय भाग उस पर तैरने लगता है तथा ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों में जो पश्चिम दिशा है उसमें प्रवाह होने लग जाता है। ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह होने लगता है। परिणाम स्वरूप अर्ध स्तर का ताप घटने लगता है, जिस कारण अर्ध स्तर जो पहले तरल अवस्था में आ गया था अब पुनः ठोस होने लगता है। इस क्रिया के कारण उसका घनत्व बढ़कर पहले से ज़्यादा हो जाता है, पहले जैसा हो जाता है। ग्लोब की परिधि तथा व्यास में जो पहले वृद्धि हो गई थी अब पुनः कमी आने लगती है, जिस कारण महाद्वीप पुनः पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंच जाते हैं। महाद्वीप अब पहले उठने लगते हैं, जिस कारण से तरल अवस्था के समय महाद्वीपीय भागों पर व्याप्त सागर का निवर्तन होने लग जाता है। सागरीय तली में सर्वाधिक संकुचन होता है। इस तरह दो सिकुड़े हुए महासागरीय पेंदे तली के बीच महाद्वीपीय भागों के किनारों पर दोनों ओर दबाव पड़ता है, जिस कारण से उस क्षेत्र में निक्षेपित तलछट में वलन पड़ जाते हैं और वलन पड़ने से वहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है। अर्ध स्तर के ठोस हो जाते समय ऊर्ध्वाधर गति होती है, जिस कारण से पर्वत ऊपर की तरफ उठते हैं। अब इस सिद्धांत की आलोचना। इस सिद्धांत के निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। पहला है, यह सिद्धांत रेडियो सक्रिय पदार्थों के ऐसे तथ्य पर आधारित है जिनके विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। दूसरा, इस सिद्धांत की आलोचना। इस सिद्धांत के अनुसार दो पर्वतीय निर्माण कालों के मध्य का समय अवधि समान होनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि दोनों किनारों पर जब पर्वत बनते हैं तो उनकी समान अवधि होनी चाहिए, जबकि वास्तव में दोनों किनारों पर एक अवधि में पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ है। तो वास्तव में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तीसरा सिद्धांत की कमी है, महाद्वीपों के दोनों किनारों पर पर्वत होने चाहिए, परंतु ऐसा सर्वत्र नहीं पाया जाता है। चौथी सिद्धांत की कमी, यह सिद्धांत भूसंतति के विषय में भ्रामक विवरण उपस्थित करता है। पांचवा, इस सिद्धांत की कमी है, गणितीय नियमों के आधार पर जेफ्रे ने यह बताया कि अर्ध स्तर एक बार पिघल जाएगा तो पुनः ठोस नहीं हो सकता है। तो जेफ्रे ने गणितीय कैलकुलेशन के आधार पर, नियमों के आधार पर यह बताया कि अर्ध स्तर एक बार पिघल जाता है तो पुनः ठोस नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आज आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत, इसमें जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।